What we know is a drop, what we don't know is an ocean. आइजैक न्यूटन का ये कोटेशन नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क की ट्रिलॉजी के लिए परफेक्ट टैगलाइन है, जिसमें साइंस और फिलॉसफी को परफेक्टली ब्लेंड करके व्यूअर्स के सामने रखा गया है। आज हम इस वीडियो में डार्क के इसी ओशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ऑन योर ओन चैनल इवेंटोस प्लस। लेट्स बिगिन। वर्ल्ड विथ विंडन, ये एक रियल नेम है जो कि जर्मनी में एक स्मॉल टाउन है। ऑल्दो सीरीज की पूरी स्टोरी इन 4 फैमिलीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट हॉलिस्टिकली ये 2 मेजर फिलोसफीज को रिप्रेजेंट करती है और इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन शो करती है। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, जिसके प्रोपोनेंट्स हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एंड इमैनुअल कांट। एंड द सेकंड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट या डेस्टिनी, जिसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आजीविका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का ये टैगलाइन है। Alright, so friends, this series is finally concluded now. अब हम इसकी स्टोरी पर फोकस करते हैं। This whole series is based on the concept of 3 worlds. The first one is Adam's world, second one is Eva's world, and the third one is Origin world. The Triquetra. एडम की दुनिया को हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में देखा है। सीजन 1 एंड सीजन 2 की पूरी स्टोरी एडम की दुनिया में चलती है, जहां कैरेक्टर्स लूप के प्री डिटरमिन्ड पाथ मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग टाइम ट्रेवल। इसके बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में डिटेल में बात कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से हमें सीजन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ईव की दुनिया है, जहां पर योनस या एडम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मिकेल ने अभी टाइम ट्रेवल नहीं किया है। इट्स ए वर्ल्ड विदाउट योनस। ये बेसिकली एक मिरर वर्ल्ड है एडम की दुनिया का। इवन द स्कार्स आर द मिरर इमेजेस। थर्ड वन इज द ओरिजिन वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड गेव बर्थ टू द एडम्स वर्ल्ड एंड द ईवर्स वर्ल्ड। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो इस सीरीज की अबाउट 90% स्टोरी को हमें एडम की दुनिया में दिखाया गया है, 7% इन ईवर्स वर्ल्ड एंड 3% इन ओरिजिन्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस सीरीज के इवेंट्स को हमने लीनियरली रिकंस्ट्रक्ट किया है ताकि इवेंट्स को रिलेट करना आसान हो। सो द स्टोरी इज once upon a time there was a origin world. When I say world, it basically means a time loop. Remember this? Okay. Deja vu. What did you just say? Nothing, just had a little deja vu. What is it? A deja vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something. I have considered the origin world as a loop because it is based on the predestination and the concept of faith, जिसका क्लू हमें origin world की हैना के थ्रू मिलता है। Sure, I think I just had a deja vu or something. इस ओरिजिन वर्ल्ड में एक क्लॉक मेकर या फिजिस्ट है जिसका नाम है H.G. टॉनहाउस, जिनका एक सन है एंड ही इज मैरिड एंड हैविंग अ डॉटर नेम्ड शार्लेट। दिस शार्लेट इज नॉट सेम शार्लेट व्हिच वी हैव सीन इन सीजन 1 एंड सीजन 2। दिस चाइल्ड इज डिफरेंट। ओके, टॉनहाउस अपने सन से बहुत प्यार करते हैं, बट समहाउ हिज सन थिंक्स हिज फादर डोंट केयर अबाउट हिम। एक रात टॉनहाउस और उनके सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो उनका घर छोड़ के चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली टॉनहाउस के सन और वाइफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिनकी बॉडी भी रिकवर हो जाती है, बट शार्लेट जो कि इन्फेंट है उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है। नाउ टॉनहाउस इज वेरी सैड एंड आई मस्ट मेंशन दिस होल सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड 3 काइंड्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस: लव, पेन, डिजायर। Love isn't something we invented. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. This unbearable pain of sudden demise of his son triggers in him the desire to make a time machine, जिसका यूज करके वो फिर से अपने सन को जिंदा करते हैं, जो कि पॉसिबल है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें क्वांटम वर्ल्ड की फिजिक्स को समझना होगा। सपोज करिए आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं, तब क्या होगा? ऑब्वियसली ये बात हम सबको पता है कि बॉल एक पॉइंट तक हवा में ऊपर की ओर जाएगा और फिर आपके हाथ में वापस आ जाएगा। ये बात एक्चुअली हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इस टाइप के इवेंट्स का एक्सपीरियंस किया है। बट अगर मैं आपसे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बेस्ड हो, लाइक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगी, तब आप शायद नहीं बता पाएंगे। हमारे एवरीडे लाइफ के इवेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को ओबे करते हैं, लाइक थ्रोइंग द बॉल इन द एयर। बट जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तब वहाँ क्लासिकल फिजिक्स के लॉज इवेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, जो कि पार्टिकल्स की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करता है।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए जनरली फेमस श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है, जिसको ऑलरेडी टॉनहॉफ ने सीजन 3 के एपिसोड 7 में काफी डिटेल में समझाया है। एक बात तो बहुत क्लियर है इस एक्सपेरिमेंट से, श्रोडिंजर वाज नॉट अ कैट लवर। ऑलराइट, इसको डिटेल में समझने के लिए हमें क्वांटम वर्ल्ड में जाना होगा, जो कि डे टू डे फिजिक्स से काफी अलग है। मान लीजिए कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, बट ये दोनों पार्टिकल्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब ये एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाते हैं, मीन्स समहाउ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का साइंस क्या है, ये हमें आज भी नहीं पता, जिस पर स्टडीज की जा रही है। बट ये बात को लेबोरेटरी में भी कंफर्म किया गया है कि पार्टिकल्स इंटेंगल्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास अपना स्पिन होता है और हम किसी भी एक पार्टिकल के स्पिन को तभी बता सकते हैं जब हम उसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे ऑब्जर्व करते ही कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन अपने किसी एक स्पिन का चुनाव कर लेते हैं। ये स्पिन अपसाइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तब तक वो सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मींस ऑब्जर्वेशन के पहले तक इसका स्पिन अपसाइड भी था और डाउन साइड भी था। सीरीज की बात करें तो ये मार्था का सुपरपोजिशन स्टेट है, और जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, आई मीन जस्ट बिफोर द एपोकलिप्स, ये सुपरपोजिशन स्टेट दो स्टेट्स में स्प्लिट हो जाता है विथ अपोजिट स्पिन। Quantum entanglement. एंटेंगल्ड पार्टिकल्स की ये खासियत होती है कि इनके प्रॉपर्टीज पर डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इंटेंगल्ड कर दें और एक को अर्थ पे रख दें और दूसरे इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन में भेज दें और एस्ट्रोनॉट से ये बोलें कि अगर आपको कोई ऐसा प्लैनेट मिलता है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, तो आप इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फोर्स करना कि ये कोई अपने स्पिन का चुनाव कर लें। सपोज एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ जैसा प्लैनेट मिल जाता है और वो पार्टिकल को अपसाइड स्पिन के लिए फोर्स करते हैं, तब वो पार्टिकल जो अर्थ पर है वो ऑटोमेटिकली अपना स्पिन डाउन साइड कर लेगा। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल फिलहाल तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अभी इंटेंगलमेंट पर और स्टडी की जा रही है। इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा से ट्रांसफर हो रहा है। मानो कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल अपने इंटेंगल्ड पेयर से कह रहा हो कि मैंने अपना स्पिन अपसाइड कर लिया है और तुम मेरे अपोजिट स्पिन का चुनाव कर लो। ये दोनों पार्टिकल्स अपने स्पिन का चुनाव इंस्टेंटेनियसली करते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज्यादा से ट्रांसफर नहीं की जा सकती। आइंस्टाइन ने इसे ईपीआर पैराडॉक्स कहा है, आफ्टर द नेम ऑफ आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोसेन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब चीज तो सिर्फ थियोरेटिकल है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जब लैब एक्सपेरिमेंट्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर किया गया तो ये पाया गया कि ये बिल्कुल सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अक्सर न्यूज में क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे टर्म्स सुनते हैं, जिनको क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन की वजह से काफी सक्सेस भी मिली है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमारे आज के डिजिटल कंप्यूटर से काफी अलग होंगे और क्वांटम इंटेंगलमेंट पर बेस्ड होंगे। हेंस इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट अ प्रैक्टिकल वन। सीरीज में इस इवेंट्स को ईव मार्था को इस इन्फिनिटी लूप के थ्रू समझाती है, जहां वो कहती है कि टाइम लूप में एक स्विच पॉइंट होता है, मींस जहां कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है और न्यू रियलिटीज क्रिएट किया जा सकता है बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे टाइम लूप में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जब ह्यूमंस के पास फ्री विल होता है, और सिर्फ तभी कैरेक्टर्स इस नेवर एंडिंग साइकिल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। Time. During the apocalypse, time stood still for a fraction of a second at that point. And that threw everything out of balance. But when time stands still, it also momentarily breaks the chain of cause and effect. इस पूरी सीरीज में सारे कैरेक्टर्स प्रीडिटरमिन्ड पाथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ क्लॉडिया और ईव को इस पॉइंट के बारे में पता है, बट एडम को इस बारे में नहीं पता है, जिसके कारण वो अननोइंगली इस लूप को रिपीट करता रहता है। बट ईव को ये बात पता है कि सिर्फ एपोकलिप्स के कुछ सेकंड्स पहले ही क्लासिकल फिजिक्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ब्रेक होता है, जिसे वो स्विच पॉइंट कहती है, और सिर्फ उन कुछ सेकंड्स के लिए ही सिर्फ ह्यूमंस के पास फ्री विल होता है और वो अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट वे में ले सकते हैं और अपने फेट या नियति को चेंज कर सकते हैं।
बट ईव अपनी इस नॉलेज को लूप को एज इट इज मेंटेन करने के लिए करती है। ईव के अकॉर्डिंग टाइम लूप के स्विच पॉइंट पर मार्था के 2 डिसीजंस होंगे, जिसके कारण 2 रियलिटीज क्रिएट हो जाएंगी और वो दोनों इस इन्फिनिटी लूप में एंडलेसली रिपीट करेंगे। एक रियलिटी इस लूप का आउटर पेरिफेरी होगा और दूसरा इनर पेरिफेरी। अगर इस लूप को थोड़ा और डिटेल करें तो वो कुछ इस टाइप के लूप की बात कर रही है। Both realities continue here, repeating endlessly in the loop. One triggers the other. अब मेन स्टोरी पे आते हैं। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के टर्म्स में बात करें तो टॉनहॉस के सन की डेथ एक ऐसा कॉज है जिसके कारण वो 21 जून 1986 को एक टाइम मशीन बनाते हैं और उसे फर्स्ट टाइम यूज करते हैं। बट ऐसा करते ही ओरिजिन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि इन दोनों मिरर वर्ल्ड के इवेंट्स का ओरिजिन क्या है, देन आई थिंक ईव के वर्ल्ड का ओरिजिन पॉइंट ये होना चाहिए और एडम के वर्ल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट ये। अब अगर हम ओरिजिन वर्ल्ड को विजुअलाइज करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पर कुछ देर पहले टॉनहॉस ने टाइम मशीन यूज किया था एंड मे बी दिस इज हाउ पैराडाइज लुक्स अकॉर्डिंग टू एडम, विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, जहां पर कोई टुडे एंड टुमारो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये स्पेस टाइम फैब्रिक डिस्ट्रॉयड हो चुका है। Old Tannhaus, he firmly believed he was creating a paradise where we'd all be free of destiny and free of our pain. A world outside your world and my world. But I have finally realized what this paradise is. Unending darkness in which nothing exists. यहाँ पर ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है उनका एग्जिस्टेंस अब फॉर्मलेस हो, विथ नो पेन एंड नो सफरिंग। पैराडाइज की बात करें तो इसके परसेप्शन डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट हैं, जैसे नोआ और एलिजाबेथ के परसेप्शन अलग हैं। Any pain that we've ever felt is erased, and all the dead live. फ्रेंड्स, इस पूरी सीरीज में फेट या प्रीडेस्टिनेशन या एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को थीम रखकर बनाया गया है, जिसके कारण हमें ये सीरीज फोर्स करती है कि हम फ्री विल के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करें। आई मीन एट ए टाइम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में से सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है और फेट के कारण कैरेक्टर्स एक ही इवेंट्स रिपीट करेंगे और इन्फिनिटी लूप एंडलेसली रिपीट होगी जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बट देयर इज अ कैच हियर, कैरेक्टर्स अपने फ्री विल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए यूज कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ब्रेक होता है जस्ट बिफोर द एपोकेलिप्स। In this series, some terms or names are used which are having its origin in Abrahamic religions. Let's discuss it. Adam, he is the first man created by God, and similarly Eve was the first female. But here in the series, it looks like a self-proclaimed title by Jonas and Martha. Next is Noah. In religious scriptures, he is known as the savior of the world and protected human species from extinction. But series में ये नाम हैनो को एडम देता है। Are you ready, Noah? नेक्स्ट वर्ड हियर इज एपोकलिप्स। वेल, इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा इंस्टेंट होता है स्पेस टाइम फैब्रिक में जहां क्लासिकल फिजिक्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण चीजें डीस्टेबलाइज हो जाती हैं और एक ब्लास्ट होता है। बट ऐसा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ब्रेकिंग पॉइंट को क्लोडिया लूप होल या स्विच पॉइंट कहती है, जहां पर कैरेक्टर्स अपने फ्री विल को अप्लाई करके प्रीडेस्टिनेशन लूप से बाहर जा सकते हैं और न्यू रियलिटी क्रिएट की जा सकती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर रियली ऐसा कुछ होता है तो नो मैटर हम कहीं भी छुपे हों, चाहे वो कोई बंकर ही क्यों ना हो, वी विल बी डेड, क्योंकि ये बंकर एक बंकर तभी तक है जब तक वो क्लासिकल फिजिक्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है। नेक्स्ट है ये सेंट क्रिस्टोफर के सिंबल का पेंडेंट। ये पेंडेंट को इस सीरीज में हमने कई बार देखा है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू रोटेट होता है। सेंट क्रिस्टोफर का पेंडेंट या लॉकेट मेनली कैथोलिक पीपल यूज करते हैं। ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि सेंट क्रिस्टोफर ट्रैवलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इनके शोल्डर पर जो बच्चा है वो जीसस क्राइस्ट है। इस बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है विच यू कैन रीड लेटर।
खैर, अगर सीरीज के एक इंटरेस्टिंग मोमेंट की बात करें तो एडम की दुनिया में मार्था और योनस को ये लॉकेट बीच पर मिलता है इन 2019, और ये वही लॉकेट है जो कैथरीना के हाथ में था व्हेन हर मदर किल्स हर। अगेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। टॉनहॉस के फर्स्ट टाइम मशीन का यूज करते ही ओरिजिन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और 2 टाइम लूप्स या वर्ल्ड क्रिएट हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, जिसे सिंबॉलिकली एक इन्फिनिटी लूप के साइन से दिखाया जा सकता है। एक वर्ल्ड में एडम है जो कि सिगमुंडस नाम के एक टाइम ट्रैवलर ग्रुप का हेड है। एडम का ये फर्म बिलीफ है कि अगर सब कुछ ठीक करना है तो टाइम के इन्फिनिटी लूप को खत्म करना होगा, और इसे एडम सेल्वेशन कहता है, जहां कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। Her world is no more deserving of salvation than ours is. You know that. सेकेंड वर्ल्ड में ईव है जो कि अगेन एक टाइम ट्रेवलर ग्रुप की हेड है जिसका नाम है एरिट लक्स। ईव कॉन्सेप्ट ऑफ फेट या प्रीडेस्टिनेशन या नियति की स्टॉन्च सपोर्टर है जो कि पूरे इन्फिनिटी लूप को एज इट इज मेंटेन रखना चाहती है, और इस लूप को मेंटेन रखने के लिए ईव के टाइम ट्रेवलर ग्रुप के मेंबर्स उसके ऑर्डर पर टाइम ट्रेवल करते हैं और चीजों को उनकी फिक्स जगह पर पहुंचाते हैं। ईव का एक क्वांटम पुत्र है जो ऑब्वियसली इन्फिनिटी लूप को मेंटेन करने में ईव की हेल्प करता है, और एडम एंड ईव के अकॉर्डिंग ये क्वांटम पुत्र दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। दोनों वर्ल्ड्स में कैरेक्टर्स को डेजा वू फीलिंग आती है, जिसका मेन रीजन ये है कि यहाँ इवेंट्स बार बार रिपीट करते हैं। Ein Déjà-vu. Oder ein Fehler in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix. अगर हर कैरेक्टर्स के ओरिजिन की बात करें तो ये दोनों वर्ल्ड्स एक इन्फिनिटी लूप हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स का बायोलॉजिकल बर्थ हुआ है। एग्जाम्पल शार्लेट, नोवा एंड एग्नेस, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका बायोलॉजिकल बर्थ हुआ है जैसे एलिजाबेथ। ये शायद इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनका बर्थ टाइमलाइन के थ्रू हुआ है जैसे एलिजाबेथ। आई मीन इन्फिनिटी लूप के क्रिएशन के साथ ही ये एक तरह का एनोमली या इरेगुलरिटी है जिसमें हमें ये तो पता है कि एलिजाबेथ की डॉटर शार्लेट है, बट मे बी एलिजाबेथ का बर्थ एक इरेगुलरिटी है इस टाइम लूप का, जो कि तब क्रिएट हुआ हो जब फर्स्ट टाइम दोनों वर्ल्ड क्रिएट हुए थे। सीरीज में टॉनहॉस के पास बेबी शार्लेट को खुद एलिजाबेथ और शार्लेट देती हैं। There were 2 women, strange looking. They were carrying a bundle. That bundle was you. अगर इस इन्फिनिटी लूप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो सारे कैरेक्टर्स जो इस लूप का पार्ट हैं, वेदर हैविंग बायोलॉजिकल बर्थ और क्रिएटेड थ्रू टाइमलाइन, इनका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और अब वो सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। दोनों वर्ल्ड्स के कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल करते हैं और इनकी टाइम ट्रेवलिंग का पीरियड एक सर्कुलर लूप पर बेस्ड है जिसकी पर आर्क लेंथ 33 ईयर्स है, और इस पूरे लूप का टाइम इंटरवल 198 ईयर्स का है। इस लूप पर हम ऑलरेडी इस वीडियो के पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, और पूरी सीरीज की बात करें तो कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल मेनली इस पूरे लूप में ही करते हैं। एग्जाम्पल, मिकेल का 1986 में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस लूप के आर्क को 1986 से स्टार्ट करता है जो कंटिन्यू करती है 2019 तक। लेट्स हैव ए क्लोज लुक ऑन दिस लूप। 2021 within this loop, 1890 within this loop। अगेन हम इन्फिनिटी लूप पर आते हैं जो कि प्रीडेस्टिनेशन पर बेस्ड है। ईव लूप को एज इट इज मेंटेन रखना चाहती है जो कि स्विच पॉइंट का यूज करती है, जहां मार्था 2 रियलिटीज क्रिएट कर देती है बेस्ड ऑन हर फ्री विल। अगर यहाँ मार्था पर क्वांटम एक्सट्रापोलेशन करें तो इस मार्था का स्पिन अपसाइड है, और ये वही मार्था है जो योनस को एपोकेलिप्स से बचा लेती है और ईव के वर्ल्ड में भेज देती है, जहां वो अगेन उस मार्था से मिलता है जो येलो रेनकोट में है। बट वो मार्था जिसका स्पिन डाउन साइड है वो इस पॉइंट पर डिसाइड करती है कि वो बाटोस के साथ वापस ईव के वर्ल्ड में जाएगी जहां से वो थोड़ी देर पहले आई थी, और वहां पहुंचकर वो योनस को शूट कर देती है, और यही मार्था आगे चलकर ईव बनती है। और अगर अपसाइड स्पिन की मार्था की बात करें तो वो अब एडम के वर्ल्ड में है, जिसे एडम एपोकेलिप्स की एनर्जी के थ्रू मारना चाहता है ताकि ये पूरी इन्फिनिटी लूप खत्म हो जाए और एडम को सेल्वेशन अचीव हो। यहाँ एडम के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी लूप का ओरिजिन पॉइंट योनस और मार्था का क्वांटम पुत्र है जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ और जिसे एडम पैदा होने से पहले ही मारना चाहता है।
अपसाइड स्पिन की मार्था यहाँ मर तो जाती है, बट एडम का फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी भी है, जिसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है और एडम अभी भी प्री डेस्टिनेशन के पाथ को फॉलो कर रहा है बाय मेंटेनिंग दिस इन्फिनिटी लूप, और इस तरह से अभी भी एडम को सेल्वेशन अचीव नहीं हुआ है। बट इस टाइम यहाँ क्लॉडिया आती है और एडम को स्विच पॉइंट के बारे में बताती है, जिसका यूज करके एडम एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर देता है और यही रियलिटी इस सीरीज को अल्टीमेटली कंक्लूड करती है। क्लॉडिया को स्विच पॉइंट के बारे में तब पता चलता है जब वो बार बार इस लूप में ये कोशिश करती है कि उसकी डॉटर को वो कैसे मरने से बचाएगी। इस पूरे इंसिडेंट को हम ह्यूमन इमोशंस के एंगल से भी देख सकते हैं। अब एडम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्विच पॉइंट का यूज करता है और फर्स्ट टाइम एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर देता है। वो योनस को मार्था के पास भेजता है और योनस ईव के वर्ल्ड में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचता है जिसके एग्जैक्टली बाद एडम्स वर्ल्ड में मार्था 2 क्वांटम स्टेट में स्प्लिट हो गई थी। बट मार्था अब 2 न्यू रियलिटीज नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि एडम के न्यू रियलिटी क्रिएट करते ही अब वो पुरानी रियलिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ योनस और मार्था एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हैं जब फर्स्ट टाइम टॉनहॉर्स टाइम मशीन का यूज करते हैं। यहाँ मार्था और योनस सिर्फ एक मिशन पर हैं, जहां उनको टॉनहॉर्स के सन का कार एक्सीडेंट रोकना है, जो कि एक ऐसा कॉज है जिसके कारण टॉनहॉर्स टाइम मशीन बनाते हैं। बेसिकली यहाँ मेन मिशन है इस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को ब्रेक करना। All is cause and effect. Every pain tempts us to act, forms our will. Tannhaus lost everything that ever meant anything to him in the origin world. टॉनहॉर्स जैसे ही फर्स्ट टाइम टाइम मशीन का यूज करते हैं, ओरिजिन वर्ल्ड का स्पेस टाइम फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो जाता है और मार्था और योनस, जो कि एडम्स वर्ल्ड के टाइम टनल में है, एक पार्शियली डिस्ट्रॉयड स्पेस टाइम फैब्रिक में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को एडम्स वर्ल्ड और ईव्स वर्ल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देता है। यहाँ हम इसे पार्शियली डिस्ट्रॉयड स्पेस टाइम फैब्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई थिंक स्पेस टाइम में ट्रेवल करने के लिए स्पेस टाइम फैब्रिक का होना जरूरी है। इस पार्शियली डिस्ट्रॉयड ओरिजिन वर्ल्ड में योनस और मार्था टाइम मशीन का यूज करके उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हैं जिसके बाद कार एक्सीडेंट होता है। समहाउ अब कार का एक्सीडेंट मार्था और योनस प्रिवेंट कर लेते हैं, जिसके कारण ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है और एडम्स वर्ल्ड और ईव्स वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस अब खत्म होने लगता है। एंड मे बी दिस इज व्हाट सल्वेशन एंड पैराडाइज इज अकॉर्डिंग टू एडम। मे बी एडम्स वर्ल्ड और ईव्स वर्ल्ड अब डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे और शायद ऐसे ही कुछ पैराडाइज की कल्पना एडम ने भी की थी। अब सीजन के एंड पर फोकस कर लेते हैं। ये वही घर है जो कि एडम्स वर्ल्ड में योनस का था, ईव्स वर्ल्ड में मार्था का था और यहाँ ओरिजिन वर्ल्ड में क्लॉडिया का है। यहाँ पर हैना को डेजा वू फील होता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक रिपीटिशन ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट है। This is going to sound utterly absurd, but what happened now, last night, that's what I dreamt about. सिमिलरली हैना वो सेम बातें कहती हैं जो एडम कहता है जब वो एक अल्टीमेट पैराडाइज की कल्पना करता है। The world had ended. The world had ended? Yeah, I don't know. It was just dark and it was never light again. And the weird thing is, that it felt really good for everything to be over. Like suddenly being free of everything. No wants. No needs. Unending darkness. Unending darkness in which nothing exists. Goes back to where it started, and it can be seen as a loop, but it can be seen as the new beginning of a new loop, but it doesn't confirm it, so everybody can choose their own version of the ending if they want to. So I really think that it gives this whole ending a very dark style. Like यहाँ पर सीरीज को एक ओपन एंडिंग दिया गया है जिसका इंटरप्रिटेशन डायरेक्टर ने व्यूअर्स पर छोड़ रखा है और मुझे भी यही लगता है कि इसकी ब्यूटी ओपन एंडिंग ही है।
So friends, this is the end of the video and this wonderful series. We'll meet again on this channel with other interesting topics. Till then, stay healthy and God bless you all.